ओके तो आज हमको वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करना है। सो लेट अस स्टार्ट विथ वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में एक बेसिक सा डिफरेंस है दैट यू नो। रे ऑप्टिक्स में यू आर कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ लाइट। ओके, वहां पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात ही नहीं करते हैं। हम सिर्फ बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन में जो रे है वो रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में जाएगा, रिफ्रैक्शन में if the light is traveling from rare to denser it bends towards normal and so on so forth। तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं, whereas in wave optics we talk about energy distribution of the waves। तो होता क्या है, not to put a lot of time directly going on the topic, मान लो हमारे पास waves है। So let us say we have two waves which are traveling in the same direction, and these two waves they are reaching at a point simultaneously। हमारे पास वेव है, मैं दो ही ले रहा हूं बट यू कैन टेक मोर ऑल्सो। तो हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेव है जो एक ही पॉइंट पे एक साथ पहुंच गए, तो होता है इंटरफेरेंस। मतलब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। ओके, नाउ द थिंग इज, अगर दोनों वेव का क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ ट्रफ मैच हुआ तो इसको आप बोलते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन दिस केस द रिजल्टेंट वेव, इस केस में जो आपको रिजल्टेंट वेव मिलेगा will have larger amplitude compared to the individual wave। तो in this case आपके पास जो भी वेव बनेगा it will have larger amplitude compared to the two interfering waves। ऐसा होता है ये, राइट। इसको बोलते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इस चैप्टर में आपको इंटरफेरेंस की बात करनी है तो आपको एग्जैक्टली कंडीशंस पता होने चाहिए इंटरफेरेंस के। मैंने ऐसे कंडीशन मतलब मैथमेटिकल कंडीशन। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ डिफरेंस, यू शुड नो। अब ये दो वेव्स है, यहाँ पे दोनों वेव्स ने सेम पाथ ट्रेवल किया है। मान लो मैं अगर एक वेव को ऐसा शिफ्ट कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से एक वेव ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उसका पाथ ज्यादा कवर किया है, तो उसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। सो देयर इज डिफरेंस इन द पाथ ऑफ द दीज टू वेव्स। ओके, तो हमको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन लिखने हैं इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस एंड इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। पहले मैं पाथ डिफरेंस की बात कर लेता हूं। तो पाथ डिफरेंस डिनोटेड बाय डेल्टा। ओके, नॉर्मली क्या होता है कि अगर दोनों के दोनों वेव में पाथ का डिफरेंस है ही नहीं, दोनों का क्रेस्ट मैच हो रहा है, दोनों का ट्रफ मैच हो रहा है, मतलब ओवरलैप हो रहा है, तो यू गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब पाथ डिफरेंस शुड बी जीरो, पहली कंडीशन। या फिर मैं अगर, और आपको पता होना चाहिए क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस होता है वेवलेंथ लैम्बडा। या फिर मैं अगर एक वेव को लैम्बडा से शिफ्ट करता हूं तो भी क्रेस्ट क्रेस्ट मैच होगा, मतलब वापस से मिलेगा आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो लैम्बडा से शिफ्ट करोगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर टू लैम्बडा से शिफ्ट करते हो, if you shift by 2 lambda, again you get crest crest overlapping, then you get constructive interference। तो 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, in short n lambda, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा अगर आपके पास पाथ डिफरेंस होता है तो दिस इज अ कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्बडा वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 so on so forth। ये है पाथ डिफरेंस। अभी आप इसको फेज डिफरेंस में लिख सकते हो। I hope you understand, you now know what is phase। देखो, फेज पता होना बहुत जरूरी है। What is phase? किसी भी एक वेव पे कोई भी एक पॉइंट लोगी, तो ए पॉइंट से अगर आप एक लाइन ज्वाइन कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, ज्वाइनिंग द ओरिजिन। ओके, सो इन दिस केस इस पॉइंट का एंगल कुछ और है, यहाँ पे कोई और पॉइंट होगा वेव पे, वो कुछ और एंगल बनाएगा। So this angle made by each point at the origin is called as phase। Okay, तो जैसे आपने दो वेव का डिफरेंस पाथ के टर्म में बताया, वैसे ही आप एंगल के टर्म में बता सकते हो। तो बाय द वे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि क्रेस्ट और ट्रफ में फेज डिफरेंस होता है 180 का। ओके, तो पाई रेडियन का। सो इन यू शुड नो
अब आपको ये पता होना चाहिए कि वेव को रिप्रेजेंट करने का और एक तरीका है। आप एक सर्कल ले सकते हो, टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रेस्ट बोल सकते हो और बॉटम मोस्ट को ट्रफ बोल सकते हो। मैंने बताया था कि क्रेस्ट और ट्रफ में 180 का एंगल है, तो यू कैन सी दैट एंगल इज 180 ओवर हियर। ओके, मेरे पास दो वेव्स है, दोनों का पाथ डिफरेंस 0 है, मतलब पहला वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का क्रेस्ट एग्जैक्टली ओवरलैप हो रहा है। तो नाउ कंस्ट्रक्टिव के लिए हमेशा पहले और दूसरे का क्रेस्ट क्रेस्ट मैच होना चाहिए। तो या तो फिर फेस का डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस 0, या फिर पहला वेव 2 पाई से घूम के आएगा तो वापस क्रेस्ट क्रेस्ट मैच मतलब 2 पाई, या फिर और 2 पाई से घूम के आएगा मतलब 4 पाई। तो जब जब फेज डिफरेंस, जिसको हम नॉर्मली फाई से डिनोट करते हैं या तो डेल्टा फाई से भी करते हैं, तो नोटेशंस डोंट वरी। तो फेज डिफरेंस between the two interfering waves, जो फेज डिफरेंस है phi, it should be either 0 or should be 2 pi or it should be 4 pi and so on so forth. So it should be 2n pi, ये 2n pi का होना चाहिए, राइट। n की वैल्यू वापस से 0 से ही स्टार्ट होगी। तो ये कंडीशन बन गए आपके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। अब डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, एंड बाय द वे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब दो या दो से ज्यादा वेव एक पॉइंट पे आ रहे हैं, तो जो पॉइंट ब्राइट दिखेगा वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव मतलब जो पॉइंट डार्क दिखेगा, डार्क मतलब वहां पे लाइट एनर्जी नहीं है, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यू शुड नो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का डिफरेंस। ओके, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू यूजिंग दिस ओनली। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मैच होता है। मतलब आपने एक वेव को लैम्बडा बाय 2 से शिफ्ट किया, तब जाके डिस्ट्रक्टिव मिला, राइट। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव्स, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव शुड बी लैम्बडा बाय 2 या फिर 3 लैम्बडा बाय 2, क्योंकि पहले आप लैम्बडा से शिफ्ट करोगे तो पहला कंडीशन डिस्ट्रक्टिव का लैम्बडा बाय 2, फिर आपको एक लैम्बडा से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2, 5 लैम्बडा बाय 2, so on so forth. So in short you will get this as 2n plus 1 lambda by 2, where n starts from 0. तो 2 into 0 0 plus 1 मतलब 1 lambda by 2, या फिर I prefer to use m and put a minus inside. तो 2m minus 1 where m starts from 1। मैं ऐसा क्यों यूज करता हूँ, सिर्फ मुझे समझने में इजी होता है कि हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, n मतलब कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं, दैट इज द ओनली रीजन। आपको 2m plus 1 लिखना है, कोई इशू नहीं है। आई प्रिफर टू राइट दिस वे। ओके, सिमिलरली फेज डिफरेंस आपको मिल जाएगा। अब मैंने बताया आपको एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मैच होना चाहिए, मतलब एंगल पाई होना चाहिए, या फिर 3 पाई होना चाहिए, या फिर 5 पाई होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस होना चाहिए इधर पाई, 3 पाई, 5 पाई, सो ऑन सो फोर्थ। तो इन शॉर्ट ये होना चाहिए 2m minus 1 pi। इफ यू पुट m equal to 1 you get pi, if you put 2 you get 3 pi। तो फेज डिफरेंस आपको मिल जाएगा इन शॉर्ट 2m minus 1 pi। ये आ गया कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ पाथ एंड फेज डिफरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस 2m minus 1 lambda by 2 और फेज डिफरेंस 2m minus 1 pi। हियर n lambda and 2n pi, इतना पता होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की। प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है तो एक स्क्रीन पे देखोगे, तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन बताया है। दो सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। नॉर्मली कंडीशन ये होता है स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न का कि मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक सिंगल सोर्स में से, ये जो मैंने सोर्स बताया यहाँ पे एस, इस सिंगल सोर्स में से दो सोर्स डिराइव करते हैं। वो कैसे करते हैं, एक सोर्स ले लिया, एक कार्डबोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड पे दो पिन होल्स कर दिए, तो S1 and S2 will act as two coherent sources and emitting monochromatic light। अब मान लो कि जो पहला सोर्स है उसका इंटेंसिटी I1 है, दूसरे का इंटेंसिटी I2 है। पहले में से एम्पलीट्यूड A1 है और दूसरे में से एम्पलीट्यूड A2 है। ओके,
देन P पॉइंट पे, ये जो P पॉइंट बताया मैंने स्क्रीन पे, एज यू कैन सी देयर इज अ P पॉइंट ऑन द स्क्रीन ओवर हियर। इस P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है वो डिपेंड करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंसिटी ऑफ बोथ सोर्सेस, एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ सोर्सेस, पाथ डिफरेंस एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन ये पता होना चाहिए कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज वेव इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ वेव इज a sin ओमेगा t। तो पहले के लिए y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, दूसरे के लिए y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस 5। तो दोनों का इंटरफेरेंस मतलब रिजल्टेंट इज y1 प्लस y2, राइट। तो रिजल्टेंट वेव जो बनता है, नॉट गोइंग इनटू मैथमेटिक्स, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, रिजल्टेंट वेव बनता है आपका y इक्वल टू r sin ऑफ ओमेगा t प्लस 5, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of phi, where cos of phi is, as I told you, ये जो phi है, ये जो phi, it is nothing but phase difference between the two waves, okay। तो resultant amplitude of the two waves reaching at a point is given by this equation, right। Then आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बट आर क्या है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू cos ऑफ फाई का रूट। ये आप वेक्टर से भी निकाल सकते हो, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, इफ यू रिमेंबर, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो। तो I is proportional to r square, तो I is proportional to a1 square plus a2 square plus 2a1 into cos of phi। ये हो गया क्या, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। कहाँ पे, P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे इंटेंसिटी को मैं बोल रहा हूँ I, लेकिन इंडिविजुअल सोर्स का इंटेंसिटी क्या है, I1 एंड I2। बट एज आई टोल्ड यू, इवन रिजल्टेंट इंटेंसिटी I तो लिखा तुमने, लेकिन I1 is proportional to a1 square and I2 is proportional to a2 square। तो ये जो इक्वेशन है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, इसको तुम दोनों सोर्स की इंडिविजुअल इंटेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हो। तो यू कैन राइट डाउन ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एज, यहाँ पे लिखा है मैंने a1 स्क्वायर की जगह पे I1 एंड a2 की जगह पे स्क्वायर की जगह पे I2 सो ऑन सो फोर्थ। तो हम देखेंगे ये भी। उससे पहले अगर आपको इतना समझा है, अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन आपको पता है, देन यू कैन नाउ राइट डाउन कंडीशन फॉर, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव होगा तो क्या होगी। आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n पाई, मतलब या तो 0 या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई। व्हाट इज cos 0, 1, cos 2 पाई 1, cos 4 पाई 1। तो when you put these values for constructive interference, as you can see here, for constructive interference, here you can see phase angle is 2n pi, okay। what is cos 2n pi, 1। तो वो जो इक्वेशन था रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, कंस्ट्रक्टिव में मैंने बताया द पॉइंट विल अपीयर ब्राइटेस्ट, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, इसे मैंने लिखा है I max, राइट। so it will be a1 square plus a2 square plus 2a1 a2, okay, right। but you know a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 is a1 plus a2 bracket square। अब समझो कि अगर एक पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब वहां पे फेज एंगल होगा पाई, क्योंकि एक का क्रेस्ट एक के ट्रफ के साथ मैच होना चाहिए, या फिर 3 पाई या फिर 5 पाई, मतलब इन जनरल 2m minus 1 पाई। व्हाट इज cos ऑफ पाई, -1, cos ऑफ 3 पाई -1। तो cos ऑफ 2m minus 1 पाई -1 आएगा, तो आपको मिलेगा I मिनिमम प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, राइट। तो ये आपको मिल जाएगा इन शॉर्ट मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला a1 माइनस a2 स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी में दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड को ऐड करो, उसका स्क्वायर करो, और मिनिमम में दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, उसका स्क्वायर करो। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम बाय मिनिमम विल बी a1 plus a2 by a1 minus a2 का स्क्वायर। इसमें से मैं अगर a2 कॉमन निकाल लेता हूं तो सेकेंड टर्म में 1 बन जाएगा। व्हाट आई एम डूइंग इज जस्ट टेकिंग आउट a2 कॉमन। a2 कॉमन निकालने का a2 यहाँ पे आ गया a1 by a2 plus 1, और a2 यहाँ पे आ गया a1 by a2 minus 1, a2 कैंसिल एंड कैंसिल कर दिया। तो ये जो a1 by a2 है, इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव टू दैट ऑफ
second wave, right? So what is important? Important is कि you have obtained equation for maximum intensity in terms of amplitudes of individual sources and minimum intensity in terms of amplitudes of individual sources, and you have ratio of maximum and minimum intensity in terms of amplitudes, and you have maximum by minimum intensity का ratio in terms of amplitude का ratio. These are important equations that you will need. Okay, then मैंने अभी अभी बताया था कि आप इंटेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो. तो इंटेंसिटी के टर्म में लिखोगे तो a1 square is proportional to I1, a2 square is proportional to I2. So a1 will be proportional to root of I1, square root of I1. Okay, if intensity is proportional to amplitude square, so amplitude is proportional to root of intensity. ऐसा आता है वो. तो I1 plus I2 plus 2 root of I1 I2 cos of phi. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा? वापस से वही cos phi की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, है ना? तो 1 मतलब यहाँ पे cos phi की वैल्यू मैं डालूंगा 1, तो मुझे मिलेगा I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2, मतलब root of I1 plus root of I2 का स्क्वायर. तो हमने पहले इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखा था, अभी हम इंडिविजुअल इंटेंसिटी के टर्म में लिख रहे हैं. सिमिलरली फॉर मिनिमम यू विल हैव अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर. तो रेशियो आपको मिल जाएगा. यू हैव दिस. ओके, गुड. इन केस मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे कि यहाँ पे जो दो सोर्सेस है, हम लोग ये दो सोर्सेस सिंगल सोर्स से डिराइव कर रहे हैं. मतलब इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जो इंटेंसिटी है दोनों सोर्सेस की वो इक्वल हो, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I. तो इफ यू पुट I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, यू विल बी गेटिंग IR प्रोपोर्शनल टू I1 की जगह पे I, I2 की जगह पे भी I, रूट ऑफ 2 इंटू रूट I इंटू रूट I, मतलब 2I. तो आपको मिल जाएगा टोटल 2I प्लस 2I cos phi. 2I कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस cos phi, बट 1 प्लस cos phi इज 2 cos square phi by 2, ये पता होना चाहिए, राइट? तो IR इज इक्वल टू 4I cos square phi by 2. तो ये जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हो. मान लो ऐसा बोला है आपको, you have two waves with phase difference of let us say pi. What is the resultant density? तो put phi equal to pi. Okay, pi डाल दोगे यहाँ पे, cos of pi by 2 is 0, मतलब resultant density 0, मतलब destructive interference in short. Okay, तो ऐसा वो सॉल्व होगा. Good. Then now हम वही कर रहे हैं जो अभी तक हम करते आए हैं, मतलब वी आर डूइंग द सेम थिंग, सिर्फ यहाँ पे इसको मैं बोलूंगा एनालिटिकल ट्रीटमेंट. अब प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम समझो. अब तक आपने जो कुछ भी इक्वेशंस डिराइव किए हैं, एंड व्हाई आई एम रिपीटिंग, आई एम टेलिंग यू अगेन, द प्रॉब्लम इज इट्स नॉट लाइक यू डोंट नो फॉर्मूलाज बट यू डोंट नो वेयर टू अप्लाई. ओके, तो बात ऐसी है कि अभी तक तुमने क्या सीखा? अभी तक तुमने बोला कि पाथ डिफरेंस should be equal to n lambda and phase difference should be equal to 2n pi for constructive interference. Then you said कि path difference should be equal to 2m minus 1 lambda by 2 and phase difference should be equal to 2m minus 1 pi for destructive interference. Then resultant intensity का formula आपने लिखा in terms of amplitude and in terms of intensity. A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos of phi. Okay, then you also wrote the same thing, I1 plus I2 plus 2 root of I1 into I2 into cos of phi. Then you wrote maximum to minimum, पहले तो maximum का लिखा आपने proportional to A1 plus A2 का square, राइट? और मिनिमम का लिखा आपने A1 minus A2 का square. देन आपने इसका रेशियो लिखा, maximum intensity to that of minimum intensity, it is equal to A1 plus A2 upon A1 minus A2 का square. इसी को आपने लिखा in terms of intensity of individual source root of I1 plus root of I2 का square, और इसी को आपने लिखा root of I1 minus root of I2 का square, and इसी को आपने लिखा
root of I1 plus root of I2 upon root of I1 minus root of I2 का square, and also Imax by Imean you have written in terms of ratio of amplitudes R1 R plus 1 upon R minus 1 का square, and इसी को आपने मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने लिखा था इक्वल टू 4I cos square phi by 2। तो यू सी अभी तक आपने कहीं पे भी डिस्टेंस ऑफ ब्राइट या डार्क फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन की बात नहीं की, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि पैटर्न तो आप स्क्रीन पे ही देखने वाले हो। मान लो स्क्रीन का सेंटर है, मुझे पता करना है कि स्क्रीन से सेंटर से फोर्थ ब्राइट बैंड कहां बनेगा, कितने पार्ट डिफरेंस के लिए बनेगा, कितने पार्ट डिफरेंस के लिए कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, कितने पार्ट डिफरेंस के लिए डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। तो अल्टीमेटली यू नीड सम पैरामीटर विच यू कैन मेजर। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, तो ऐसे केस में यू कम हियर नाउ, यू सी यहाँ पे आपके पास एक पहला सोर्स है S1, इस पहले सोर्स से वेव जा रहा है P पॉइंट पे, ओके, और दूसरा सोर्स है S2, इस पे भी वेव जा रहा है P पॉइंट पे। तो इंटरफेरेंस हम चेक कर रहे हैं P पॉइंट पे। तो व्हाट इज पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P, क्योंकि सेकेंड वेव ने S2P डिस्टेंस ट्रेवल किया है और पहले वेव ने S1P डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो पाथ डिफरेंस विल बी S2P माइनस S1P। अगर मुझे पाथ डिफरेंस मिल गया तो आई विल से इफ पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा देन कंस्ट्रक्टिव, इफ इट इज 2m minus 1 lambda by 2 it is destructive। वो करने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला कि पहले तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन को मार्क कर लेते हैं। तो ये है सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यहाँ पे इस सेंटर से जिस P पॉइंट पे हम इंटरफेरेंस देख रहे हैं उसका डिस्टेंस है x, ओके राइट। देन हमने क्या किया, S1 सोर्स से स्क्रीन पे और S2 सोर्स से स्क्रीन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, S1 M1 और S2 M2, राइट। आपको पता होना चाहिए ये जो दो सोर्सेस का डिस्टेंस है इसको नॉर्मली d से डिनोट करते हैं, स्मॉल d। तो सेंटर से एक सोर्स d/2 पे और दूसरा सोर्स d/2 पे, राइट। और स्क्रीन टू सोर्स डिस्टेंस हम लेते हैं कैपिटल D। तो नोटेशन फिक्स है, कैपिटल D विल बी रिजर्व फॉर सोर्स टू स्क्रीन डिस्टेंस, स्मॉल d विल बी रिजर्व फॉर distance between two slits coherent sources या slits, ओके एक ही बात है, राइट। नाउ अगर आपको S1P फाइंड करना है तो ये S1P जो है ये हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्राइंगल का S1M1P का, बट S1M1 तो D है, एज यू कैन सी इट इज D, बराबर। देन PM1, P से सेंटर का डिस्टेंस कितना था x, और ये डिस्टेंस कितना है d/2, तो PM1 कितना आएगा x माइनस d/2, ये मैंने लिखा है x माइनस d/2। सिमिलरली PM2 मतलब इतना डिस्टेंस, ये आएगा x और ये है d/2, तो x प्लस d/2, तो x प्लस d/2। अब आप यहां से S1P स्क्वायर निकाल सकते हो, यहां से S2P स्क्वायर निकाल सकते हो, राइट, बाय जस्ट पाइथागोरस थ्योरम, राइट। फिर आप क्या करोगे, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर करोगे, तो S2P स्क्वायर आपके पास है d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का स्क्वायर, और S1P है ये आपके पास d स्क्वायर प्लस x माइनस d का स्क्वायर, राइट। तो सॉल्विंग दिस फाइनली आपको मिलेगा S2P माइनस S1P इक्वल टू 2xd अपॉन S2P प्लस S1P। लेकिन ये S1P और ये S2P हम अप्रोक्सीमेटली D और D ले सकते हैं ओनली फॉर द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे नीचे। नहीं तो बोलोगे यहाँ पे ले लिया तो खत्म, जीरो हो गया, तो ऐसा नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू दैट। तो ये आ गया D, ये आ गया D, तो 2D, तो 2xd अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल D, तो 2 कैंसिल, तो xd बाय कैपिटल D, राइट। तो पाथ डिफरेंस इज xd बाय कैपिटल D, ये आ गया आपका पाथ डिफरेंस। क्या आ गया, xd बाय
कैपिटल डी, ये आ गया पाथ डिफरेंस, where x is distance of the point from the center of screen, small d is the distance between the two sources, capital D is source to screen distance. अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लैम्बडा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको n लैम्बडा पाथ डिफरेंस चाहिए, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा इज n लैम्बडा, तो x d by capital D is n लैम्बडा। तो x which is a distance measured from the center of the screen, मैं बार बार बोल रहा हूं, to have constructive interference, to have constructive interference, सेंटर से डिस्टेंस मिलना चाहिए आपको n लैम्बडा d by d। ओके, वेरी गुड, करेक्ट। डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2m minus 1 लैम्बडा बाय 2। ओके, बट पार्ट डिफरेंस क्या था, x d by d, तो x आएगा आपके पास 2m minus 1 लैम्बडा d by 2d। तो दिस इज द डिस्टेंस of mth dark band from the center of the screen, and this is the distance of nth bright band from the center of the screen. ये important formulas है, right? This is what you should know. Then अब fringe width की बात करते हैं। तो normally होता क्या है, हम interference bright band, dark band, ये band, वो band बोल तो रहे हैं। How it looks like? It looks like this. ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में, दिस इज इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये होता है ब्राइट स्ट्रिप, फिर डार्क स्ट्रिप, फिर ब्राइट स्ट्रिप, फिर डार्क स्ट्रिप, दोनों साइड पे सेम। तो इसमें से हर एक स्ट्रिप को बोलते हो बैंड या फिर फ्रिंज। तो बैंड का विड्थ मतलब फ्रिंज विड्थ मतलब बैंड विड्थ, वो फाइंड करना है। ऑब्वियसली एज यू नोटिस, मान लो ये nth ब्राइट बैंड है मेरे पास, तो n के बाद डार्क आएगा, तो यहाँ पे डार्क है। उसके बाद अगला ब्राइट आएगा, अगला मतलब n+1 ब्राइट आएगा, तो मैंने यहाँ लिखा है n+1। अगर मुझे डार्क बैंड का विड्थ फाइंड करना है, तो डार्क बैंड स्टार्ट का हो रहा है जहां पे nth खत्म हुआ, और डार्क बैंड खत्म का हो रहा है जहां पे n+1 स्टार्ट हुआ। मतलब मुझे अगर xn और xn+1 पता है, तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, क्योंकि xn इज सेंटर से डिस्टेंस of nth bright band and n+1, xn+1 is center से distance of n+1 bright band. So if I know xn and xn+1, I subtract and get width of dark. तो वही हमने किया है, xn+1 और xn को सब्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन xn पता है आपको n लैम्बडा d by d, तो xn+1 क्या आएगा, n+1 लैम्बडा d by d, राइट। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, उसको बोलोगे फ्रिंज विड्थ। तो ये नीचे here this equation x dash, this one, okay, this one is xn+1 minus xn. This is fringe width, which turns out to be lambda d by small d. इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा इज फ्रिंज विड्थ। जितना विड्थ डार्क का आता है, उतना ही यहाँ पे ब्राइट का भी आता है। ओके, तो ये पता होना चाहिए। Then now मतलब we have proved कि ब्राइट का और डार्क का सेम आता है। ओके, then you have बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ओके, अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 स्लिट्स, यहाँ पे हमने 2 स्लिट यूज किए थे सोर्सेस। इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 स्लिट्स यू कैन यूज अ बाइप्रिज्म। ये एक ऊपर का प्रिज्म है, दिस वन, you see this is one thin prism ऊपर, वैसा ही एक नीचे है thin prism, राइट। तो इसलिए बोलते हैं बाय प्रिज्म। अब होगा क्या, होता ये है कि सोर्स तो एक ही है, सोर्स से रह गया ऐसा, फिर ये रिफ्रैक्शन होके यहाँ पे आया, फिर यहाँ से भी ऐसा आया, रिफ्रैक्शन होके ऐसा गया, देन फ्रॉम द कॉर्नर्स लाइट विल ट्रेवल लाइक दिस, फ्रॉम बोथ द कॉर्नर्स लाइट विल ट्रेवल लाइक दिस। लेकिन हमको ऐसा अपीयर होता है कि लाइट एक्चुअली इज कमिंग फ्रॉम सम 2 पॉइंट्स। इट अपीयर्स टू यू लाइट इज कमिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेस, बट इन रियलिटी यू हैड ओनली 1 सोर्स। तो ये जो 2 सोर्सेस है, ये वर्चुअल सोर्सेस है, वर्चुअल, विच डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 सोर्सेस इज d, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन इज कैपिटल D। तो सब वही है, सिर्फ यहाँ पे 2 स्लिट की जगह पे 2 वर्चुअल सोर्सेस है, दैट्स इट, दिस इज बाइप्रिज्म, राइट। ये भी इंटरफेरेंस के लिए यूज होता है। देन
then we are entering into the domain of diffraction. अब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस क्या है? पहले तो समझ लेते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या है, फिर डिफरेंस देखते हैं। अब मैं ये रेस को हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं। इफ यू हैव अ पॉइंट सोर्स एस और एक स्क्रीन है यहां पे, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि जो रे ऑफ लाइट है इट विल ट्रेवल लाइक दिस स्ट्रेट, ओके। और यहाँ पे एक ऐसा रीजन बनेगा जिसको हम जीएसआर बोलते हैं, जियोमेट्रिक शैडो रीजन, ओके। मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि इस पूरे रीजन में, कौन से पूरे रीजन में, इसमें यहां से लेके तो यहां तक ये पूरा होना चाहिए शैडो, किसका? ऑब्स्टैकल का, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन बोलते हैं। लेकिन इन रियलिटी लाइट जो है वो इट बेंड्स एट द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टैकल। तो लाइट जो है वो ऑब्स्टैकल के कॉर्नर पे होता है बेंड, ओके, करेक्ट। देन मतलब क्या हो रहा है? लाइट इज एंटरिंग इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन ड्यू टू बेंडिंग। तो बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टैकल और एज is called as diffraction. Bending of light at the corners of obstacle and entering into geometrical shadow region. उल्टा भी पॉसिबल है। ये सोचो कि अगर आपके पास एक ओपनिंग है, मतलब एक स्लिट है, तो what do you expect? You expect कि लाइट should travel in a straight line. एंड नीचे का जो है ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है और यहाँ पे ऊपर ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है, राइट। लेकिन एज आई टोल्ड यू, लाइट बेंड्स इनटू, दोनों साइड से बेंडिंग होगा एट द एजेस। तो यहाँ पे लाइट का स्प्रेडिंग होगा क्योंकि यहाँ पे टू साइडेड बेंडिंग है, राइट। तो द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट एनकाउंटर्स स्मॉल ओपनिंग्स, okay, that is called as diffraction again, spreading in this case, right? Ab what is the difference between interference and diffraction? Interference में you have bright band, dark band, equal width and equally spaced. Diffraction is bending and then interference. उसमें भी bright और dark मिलेगा, लेकिन सारे के सारे bright का और सारे के सारे dark का width same नहीं होता है। It is not the same, okay? Good. Then डिफ्रैक्शन में आप दो टाइप के डिफ्रैक्शन यू विल कम अक्रॉस, एक है फ्रॉनहोफर, एक है फ्रेस्नेल। एक ही डिफरेंस है बेसिकली, अगर आपको वेव फ्रंट पता होगा। व्हाट इज वेव फ्रंट? जिनको वेव फ्रंट नहीं पता, मैं वेव फ्रंट बताता हूं। देखो क्या है, मान लो मेरे पास एक सोर्स है, बल्ब, लाइट बल्ब, तो it will start emitting light in all direction as soon as it is turned on. इसको जैसे ही स्टार्ट किया, so it is emitting light in all possible directions, okay? हर डायरेक्शन में, यहाँ पे भी तो दूसरे साइड में भी। अगर आपने सारे के सारे सेम फेस के पॉइंट, मतलब क्रेस्ट 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 ऐसा कनेक्ट कर दिया, तो यू गेट अ स्पीयर। यहाँ पे सर्कल दिख रहा है लेकिन इन रियलिटी इज अ स्पीयर। सो इट इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द सेम फेस, राइट। लोकस है ना, लोकस मतलब ऑल द पॉइंट्स सैटिस्फाइंग अ गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। इसको बोलते हो वेव फ्रंट। यहाँ पे शेप बना स्पीयर, इसलिए इसको बोलते हो स्फेरिकल वेव फ्रंट। मान लो सोर्स बहुत दूर था, अगर सोर्स बहुत दूर था, बहुत ज्यादा दूर था, तो आपके पास जो वेव फ्रंट पहुंचेगा वो वेव फ्रंट एक स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा पार्ट होगा। लुक एट दिस, ओके। तो it becomes a plane because only a very small part is reaching you and becomes a plane. इसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट,
ओके, दैट इज ऑल यू नीड टू नो। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में इतना ही डिफरेंस है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो आपके पास स्लिट है, स्लिट पे प्लेन वेव फ्रंट पहुंचना चाहिए और स्लिट से लाइट निकलने के बाद स्क्रीन पे भी प्लेन वेव फ्रंट पहुंचना चाहिए। इसका मतलब ये कि सोर्स से स्क्रीन का डिस्टेंस, स्लिट का डिस्टेंस इंफिनिटी और स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस इंफिनिटी। बट ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बाय कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, क्योंकि बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है, आपको पता है, कॉन्वर्जिंग लेंस, राइट। तो वो क्या करेगा, ये जो रेज आ रहे हैं ना, वेव्स आ रहे हैं कहां से, सोर्स से, ये डाइवर्जिंग है, मतलब दे आर गोइंग इन ऑल डायरेक्शन। इन डाइवर्जिंग रेज को वो पैरेलल बना देता है, मतलब कॉन्वर्ज कर देता है, मतलब बन गया प्लेन वेव फ्रंट। पैरेलल रेज ऑलवेज मेक अ प्लेन वेव फ्रंट, राइट, और डाइवर्जिंग रेज मेक अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो इसलिए यहाँ पे आपको दो लेंस की जरूरत पड़ेगी। एक, पहले लेंस का काम क्या है, सोर्स से जो लाइट आ रहा है उसके वेव फ्रंट को प्लेन बनाना, और दूसरे का क्या रोल है, जो स्लिट से निकलेगा और जो स्क्रीन पे जाएगा, हाँ, उसको प्लेन बनाना। ओके ओके, तो फ्रेस्नेल में ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेस्नेल में वेव फ्रंट एट द स्लिट और एट द स्क्रीन कैन बी स्फेरिकल। नाउ द थिंग इज, अब आपको ये देखना है कि ये पैटर्न दिखता कैसे है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न और इंटरफेरेंस में एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफ्रैक्शन में सेंटर पे सबसे ब्राइट बनेगा, तो द ब्राइटेस्ट पॉइंट इज एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, राइट। और ये जो ब्राइटेस्ट है इसका विड्थ भी ज्यादा होता है। ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल्स बताए हैं, दीज आर ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स। ओके, तो इमेजिन ये सेंटर पे सबसे ब्राइट बना, सबसे ज्यादा ब्राइट बना, इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा, या फिर सबसे ज्यादा है इसलिए प्रिंसिपल मैक्सिमा। ओके, प्रिंसिपल बिकॉज प्रिंसिपल इज द फर्स्ट वैल्यू दैट यू गेट, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा, और इसका विड्थ ज्यादा है इसलिए मैंने बड़ा दिखाया इसको। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे दो डार्क पॉइंट्स है, इफ यू कैन सी, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं दिखाया, मतलब मिनिमास, राइट। मतलब वहां पे भी देखो स्क्रीन के सेंटर में इंटरफेरेंस में ब्राइट था, यहाँ पे भी ब्राइट है। डिफरेंस वहां पे ब्राइट डार्क इक्वल विड्थ के थे, यहाँ पे वैसा नहीं है। वहां पे इक्वल ब्राइटनेस के थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यू हैव सेंटर के बाद पहले जो मिनिमा है उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। उसके बाद जो लेस ब्राइट है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी क्योंकि अभी वो ब्राइटेस्ट नहीं है इसलिए सेकेंडरी, राइट। नाउ यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है, वहां पे जो कंस्ट्रक्टिव के कंडीशन थे कौन से थे, एन लैम्बडा, राइट। यहाँ पे वो मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन है, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए यहाँ पे आप यूज करोगे एन लैम्बडा। वहां पे एन लैम्बडा ब्राइटेस्ट का था, यहाँ पे एन लैम्बडा डार्क का है, पार्ट डिफरेंस विल बी एन लैम्बडा। वहां पे जो डिस्ट्रक्टिव का था वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव का, मैंने बताया था 2m-1 यूज करो या तो 2n+1 यूज करो। यहाँ पे डिस्ट्रक्ट मतलब डिफ्रैक्शन में हम m यूज ही नहीं करते हैं, हम 2n+1 बोलते हैं। ओके, तो वहां पे जो डिस्ट्रक्टिव था यहाँ पे वो मैक्सिमा है। ओके, वहां पे जो कंस्ट्रक्टिव था यहाँ पे वो मिनिमा है। पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो पार्ट डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा इसके लिए मैं डायग्राम वापस ड्रॉ करूंगा बिकॉज अदरवाइज यू नॉट अंडरस्टैंड। तो what happens is you have a screen and you have slit. Okay, then आपको पता है अकॉर्डिंग टू यूजेंस प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट ऑन द स्लिट, ये ए बी स्लिट है जिसका विड्थ मैं मान लेता हूं ए है, every point here will act as secondary source of light and it will start emitting secondary wavefronts. तो ऐसा है, you will have light coming from each point here, हर एक पॉइंट। अब मैं हर एक पॉइंट तो दिखा नहीं सकता इसलिए मैं सिर्फ 3 ही पॉइंट बता रहा हूं, राइट। देन as you remember diffraction is spreading when it encounters slit,
तो लाइट विल स्प्रेड इन बोथ डायरेक्शन, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक ही डायरेक्शन बता रहा हूँ, लाइट स्प्रेडिंग इन बोथ डायरेक्शन। नहीं तो बोलोगे ऐसा कैसा, उसे ऊपर क्यों गया, नीचे क्यों नहीं गया, नीचे भी जाता है। इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, राइट। जितने एंगल से लाइट बेंड हुआ उसको बोलते हो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, थीटा। ओके, नाउ पाथ डिफरेंस की जब बात हो रही थी, पाथ डिफरेंस डेल्टा एंड डेल्टा, ओके। अब यहाँ पे आप पाथ डिफरेंस बोलते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट वेव, एक्सट्रीम पॉइंट से, मतलब यहां से और बी पॉइंट से, ए पॉइंट से और बी पॉइंट से। हमेशा याद रखना, आपको जब भी पाथ डिफरेंस निकालना हो ना, तो एक रे से दूसरी रे पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ऑलवेज ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, क्योंकि देन इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। ओके, व्हेन इट बिकम्स अ रेक्टेंगल, मतलब इन दो पॉइंट्स के बाद, ए पॉइंट और ये सी पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के बाद लाइट विल ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। तो पाथ डिफरेंस कहां पे आया, ये BC जो है वो पाथ डिफरेंस आया, ये जो BC जो आया वो पाथ डिफरेंस है। ओके, नाउ यू शुड नो कि ये जो इतना जो डिस्टेंस है, ये ए है, स्प्लिट विड्थ मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा बनेगा। फिर अगर मैं साइन थीटा लेता हूं, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस इज AB, रिमेंबर दिस, क्योंकि 90 डिग्री यहां पे है, तो दिस इज AB। तो BC इज इक्वल टू AB इंटू साइन थीटा, बट AB इज स्मॉल a साइन थीटा, बट BC तो पार्ट डिफरेंस था, तो मिल गया पार्ट डिफरेंस आपको a साइन थीटा। इसलिए आप देखो यहाँ पे a साइन थीटा लिखा है, पार्ट डिफरेंस यहाँ पे एंड यहाँ पे। ओके, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। देन अब अगला क्वेश्चन ये है, मैंने बताया कि आपको सेंटर पे ब्राइटेस्ट होता है, मैंने अभी भी आपको बताया कि सेंटर इज द ब्राइटेस्ट। ओके, देन इस ब्राइट पॉइंट का थिकनेस, उसको बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट lecture, and we will do questions also in the next session. So that's sufficient. What I want is you to go through all this formula once, and in the next lecture 1.5 hour ka session hoga, I will wind up by taking all the questions there.